हेलो एंड वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। हम लोग आज केमिस्ट्री में देखे थे। हम लोग पिछले क्लास में 4 रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका था। आज जो बचे रिएक्शन हैं, 4 रिएक्शंस और हैं जिसको हम लोग आज के क्लासेस में करेंगे और इनके यूजेस क्या क्या हैं इसको करेंगे। मतलब आज पूर्ण रूप से सिलेबस में जो जितना भी रिएक्शन हमें पढ़ना है ना, वे सारे रिएक्शन आज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, की पॉइंट्स में हमने लिखा है क्या क्या पढ़ना है आज। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और इन तीनों से निकल के आता है एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इन आज 5-6 टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फुल्ली। पहले ही देखिए, ये तीनों जो है ना, तीनों एक ही में कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहा जाता है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जो होता है जुड़ना होता है, ऑक्सीजन का जुड़ा होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। और ठीक इसके विपरीत हो जाता है रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन वहां से बाहर निकलता है, तो इसको रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम किसको कहेंगे? तो वैसे इसी को उपचयन के नाम से भी जाना जाता है और इसको अपचयन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है? तो ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का यहाँ पे निष्कासन होता है। तो इसका डिफिनेशन आप सिंपली क्या बोलोगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है तथा उस तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसी को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, हम लोग यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये कार्बन है ना, कार्बन क्या है? तत्व है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को जब आप हीट देंगे तो ये दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। यहाँ पे देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। दूसरे पॉइंट पे, ये सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, इसको गर्म करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि सल्फर जो सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इस कंडीशन में जो होगा हमारा क्या होगा? ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद आएंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है? अवकरण, इसी को अपचयन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, H2 का जुड़ना और O2 का निकलना। इसमें देखिए H2 का निकलना था, यहाँ पे H2 का जुड़ना है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जो है जुड़ता है और ऑक्सीजन निष्कासित होता है, उसी रासायनिक अभिक्रिया को रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जांपल, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेगा तो 2H2O वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आकर के जुड़ गए ना। ठीक है, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आके जुड़ गया। तो जहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा वहां पे जो होगा अवकरण होगा, और जहां पे हाइड्रोजन निकलेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, जाहिर सी बात है जहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा। अभी ये चीजें फुल्ली कंफर्म नहीं होती होंगी, लेकिन जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पे देखेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ हो रही है। तो जहां पे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होंगी, वहीं पे जो होगा, जो रिएक्शन बनेगा, वही रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहला जाता है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों, यहाँ पे देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों, हाइड्रोजन जुड़ रहा है फिर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। लेकिन कोई ऐसा भी एग्जांपल होगा ना, ऐसा भी रिएक्शन होगा जिसमें ये दोनों साथ साथ हो, मतलब एक ही रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़े भी और हाइड्रोजन निकले भी, ऑक्सीजन जुड़े भी और ऑक्सीजन निकले भी। तो वैसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन का एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवकरण तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती है, उसी को रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर वहां पे देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में इतनी चीजें कंफर्म है ना। क्या बोलेंगे आप ऑक्सीडेशन के बारे में? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निष्कासित होता है, कहां से? किसी तत्व या यौगिक से। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, फाइनल डिफिनेशन बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से
हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है, उसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निष्कासित होता है, उसी रासायनिक अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर रखेंगे। अब देखिए हम लोग आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, और रिडॉक्स रिएक्शन के बाद हम लोग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। मिटा देना इसको। चलिए, एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपचयन और उपचयन दिया है, वहां पे ऑक्सीकरण और अवकरण नहीं दिया है, तो अपचयन उपचयन भी जानना जरूरी है। ठीक है, हेडिंग डालना है आपको रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझा दिए ना। रेडॉक्स रिएक्शन है क्या चीज? तो रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, उसी को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, यहाँ पे हीट किया जाता है, ठीक है, तो कॉपर धातु बनता है और जल का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीजें साथ साथ हो रही है। ये क्या है? कॉपर है, और यहां से देखिए कॉपर, यहां से ऑक्सीजन निकल गया ना, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निकलना अवकरण अभिक्रिया है ना, अवकरण अभिक्रिया। ये क्या हो गया? अपना रिडक्शन हो गया ना। रिडक्शन का डिफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आकर के यहाँ पे जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना, यही क्या हो गया? आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। बात एक ही हुआ। अगर इसी को कहा जाए दूसरे लैंग्वेज में, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हो गया? आपका अवकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड में जब क्लोरीन गैस मिक्स करके हीट करते हैं, तो यहां से क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, Cl2 गैस होगा ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और सल्फर धातु जो होता है यहाँ से मुक्त होता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित हो रहा है, मतलब H2 का निष्कासन हो रहा है, H2 का निकलना। और H2 का निकलना क्या होता है? जब H2 निकलेगा तो ऑक्सीजन वहां पे जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। और यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन में आके हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे H2 का जुड़ना, H2 का जुड़ना। और हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो ये क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन जुड़ेगा अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन निकलेगा अवकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन निकलेगा वहां पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग देख लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में देख लिए, रिडक्शन के बारे में देख लिए। अब हम लोग इसका इफेक्ट देखना है हमारे दैनिक डेली लाइफ में, इसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, डेली लाइफ में इफेक्ट देखने के लिए हम कुछ डिफिनेशंस लेते हैं, डिफिनेशन कह रहे हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे भोजन का पाचित होना, तो भोजन पचता है तो ऑक्सीजन की वजह से होता है। कंबसन, कोई पदार्थ जलता है, फ्लेम जिसको कहा जाता है, तो कोई पदार्थ जलता है तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, कोई पदार्थ जो है जैसे खराब हो जाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, वसा युक्त पदार्थ हो गए, तो ये सारी चीजें खराब होती हैं किसकी वजह से? ऑक्सीकरण अवकरण की वजह से। तो इनको भी हम लोग अभी देखेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। ठीक है, स्लाइड में हमें देखना है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में क्या पड़ता है? तो सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है हमारे, वो संक्षारण का होता है, कोरोजन का। कोरोजन क्या है? किसी पदार्थ में जंग लगना है, लोहे धातु के पदार्थों में जंग लगता है। जैसे लोहे में भूरे रंग का जंग लगता है, चांदी में काले रंग का जंग लगता है, वैसे ही पित्तल में हरे रंग का जंग लगता है। तो ये जंग लगने का मतलब क्या है? जंग लगता कैसे? मान लीजिए अगर ये लोहा हो गया, इसको हम लोहा मान लें Fe, और ये किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, फिर जल से रिएक्शन करता है, तब जा करके क्या बनाता है? Fe2O3 इंटू X2O का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या हो जाता है? अपना रस्ट हो जाता है। रस्ट मतलब जंग। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि संक्षारण में भी ऑक्सीकरण का प्रभाव होता है। यदि संक्षारण में ऑक्सीकरण का प्रभाव नहीं होता तो लोहे में या किसी भी पदार्थ में, किसी भी मेटल में जंग नहीं लगता। जंग लगने से होता है क्या है? तो जंग लगने से किसी पदार्थ की या मेटल की क्वालिटी में कमी आ जाती है। क्वालिटी में कमी आ जाती है, परंतु उसका भार जो होता है ना, उसका वेट बढ़ जाता है जंग लगने का कारण। क्यों? देखिए यहाँ पे Fe लोहा है, लोहा में हम लोग ऑक्सीजन, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेगा, शीत की बूंदें पड़ेंगी तो वहां से पानी, और यहां से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? Fe2O3 इंटू XH2O, जिसको जंग कहा जाता है, इसका फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे जो है जल की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा जुड़ेगी तो वहां पे भार क्या होगा? उसका बढ़ जाएगा, और भार ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। देखते हैं हम लोग, जब पुराना कोई जंग लगा हुआ लोहा मिलता है तो उसको जितना ही पीटा जाता है गर्म करके, उसके वैसे ही उनकी अशुद्धियां जो होती है खत्म होती जाती है। इसका मतलब उसकी क्वालिटी जो है, मैं क्वालिटी में कमी आती है परंतु उसके भार में वृद्धि हो जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, घट जाता है, ठीक है, नियमित रहता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पे आप क्या बताओगे? कि भार उसका बढ़ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे भोजन का पचना। डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है? हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पार्ट है। जैसे ये क्या हो गया? हम भोजन जो भी करते हैं, जो भी हम लोग फूड लेंगे, वो सारे फूड, मान लीजिए हम यहाँ पे फूड ले लिए, ठीक है, फूड जो है पहले क्या होगा? डाइजेस्ट होकर के बनेगा कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, और स्टार्च से बनेगा ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज के द्वारा तब हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे फूड, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बनने की प्रक्रिया के बाद आता है ग्लूकोज, और यही ना ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जल का और हीट एनर्जी, इसको हीट के जगह पे आप एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है। ये हमारे बॉडी को हीट नहीं एनर्जी होगा। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर से सांस लेने की क्रिया में बाहर निकल जाता है, जल का निर्माण करता है, और यहाँ पे फाइनली हमें एनर्जी का निर्माण होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। वही एनर्जी हम लोग अपने बॉडी में लेते हैं, जिसके द्वारा हमारे बॉडी में जो है काम करने की क्षमता आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन का पचना भी क्या है? एक प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसमें आ गया, संक्षारण में आ गया, भोजन का पचना में आ गया। अब हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड में भोजन का दुर्गंधित होना, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता क्या होता है? तो विकृत गंधिता होता क्या है? तो जितने भी खाद्य पदार्थ है, खाने वाले पदार्थ है, चाहे वसीय हो, तेलीय हो, ठीक है, वे सारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने स्वाद को अप्रिय कर लेते हैं, मतलब वो स्वाद जो होता है उसका खराब हो जाता है। और इस वजह से जो है वहां पे ऑक्सीजन, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे उस खाद्य पदार्थ में वसा से जो है ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है, वसा से ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है, तो वहां से गंदी स्मेल आने लगती है और वहां से उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। इस वजह से हमें बासी भोजन नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो उसी को बासी भोजन कहा जाता है। अब इसको दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं। ठीक है, देखते हैं दूर करने की कौन कौन से उपाय। जैसे दूर करने में सबसे पहली बात कि आप रेफ्रिजरेटर का यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हो, ठीक है, वायुरुद्ध बर्तन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग और रोटी रखने के लिए उसका यूज करते हैं ना, एक हॉटपॉट आता है, तो हॉटपॉट में हम लोग रोटी रखते हैं। इसका मतलब क्या है? कि हॉटपॉट में वायु नहीं जाता है, वायु नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेफ्रिजरेटर में, हॉटपॉट में, मतलब वायुरुद्ध बर्तनों में हम लोग किसी खाद्य पदार्थ को रख करके वहां पे ऑक्सीकरण को कम करते हैं, और जब ऑक्सीकरण कम हो जाएगा तो वहां से खाद्य पदार्थ जो होगा खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो
जो है हम लोग रेफ्रिजरेटर, हॉटपॉट, इन सारी चीजों का यूज करते हैं किसके लिए? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए। ऐसे ही कुरकुरे, चिप्स वगैरह जो होते हैं तेल में रखे जाते हैं, तेल में छाने जाते हैं, तो इन सबको बचाने के लिए भी उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को निकाल करके नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कुरकुरे के चिप्स के पॉकेट्स में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन नामक अक्रिय गैस भरी जाती है ताकि वो लंबे समय तक बना रहे, जल्दी खराब ना हो। ठीक है, हम लोग मिठाई खरीदते हैं कुरकुरे हुए तो लगता है हवा भर के बेच रहा है, हवा भर के नहीं बेच रहा है, वो हवा भरा जा रहा है, इसलिए हवा इसलिए भरा जा रहा है ताकि आपके खाद्य पदार्थ जो है वो खराब नहीं हो, खराब होने से बचे रहें। इस वजह से उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नामक गैस भरी जाती है। और देखिए घर में हम लोग पुआ वगैरह फेस्टिवल पे बनाते हैं, तो पुआ वगैरह में देखिएगा सोडा डाला जाता है जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। पुए जो होते हैं 2-3 दिनों तक खराब नहीं होते। इसका मतलब ये है कि हम लोग ऊपर से कोई पदार्थ मिला करके, जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, ऊपर से पदार्थों को मिला करके हम किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीकरण को रोक सकते हैं, मतलब ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है ऊपर से किसी पदार्थ को मिला करके। तो विकृति गंधिता को दूर करने के बहुत सारे उपाय देखिए। पहला, रेफ्रिजरेटर में हम उसको रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा जिसके कारण ऑक्सीकरण कम हो जाएगा। दूसरा, हम लोग जो है वहां पे नाइट्रोजन गैस वगैरह भर देंगे। तीसरा, वायुरुद्ध बर्तनों का उपयोग करेंगे। वायुरुद्ध बर्तन जैसे हॉटपॉट का एग्जांपल हमने दिया ना आपको, वैसे थर्मस जो होता है, थर्मस में भी ऐसा ही होता है। आगे देखेंगे हम लोग एक और बताए थे, एंटीऑक्सीडेंट मिला करके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हम लोग देखिए ऑक्सीकरण अवकरण हमारे दैनिक जीवन में कैसे आता है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है कम्बसन। कम्बसन क्या है? दहन। दहन का मतलब किसी पदार्थ का जलना। और कोई पदार्थ कब जलेगा सबको पता है ना, जब तक उस पदार्थ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो पदार्थ जलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? वही तो ऑक्सीकरण है ना। ऑक्सीजन मिलेगा इसका मतलब इस पदार्थ को हमें जलाना है, तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फ्लेम डालेंगे तो ये जलेगा नहीं? जलेगा ना। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन डालना होगा, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहां पे ऑक्सीकरण होगा, और जब ऑक्सीजन वहां पे नहीं जुड़ेगा तो वो अवकरण होगा, मतलब वहां से निष्कासित होगा। तो यहाँ पे जितने भी खाद्य पदार्थ है, मतलब दहन की प्रक्रिया भी एक प्रकार से क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये भी हमारे दैनिक जीवन में होता है। जैसे एलपीजी को जलाना हो, दुनिया में केरोसिन को, मोमबत्ती को, इन सारी चीजों को, दीपक को जलाना हो, तो सबको जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन जलने के लिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए ऑक्सीजन क्या करता है? तो वायु को जलाता है, हवा किसी पदार्थ को जलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग बुझाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि आग बुझाने वाला गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग को उत्प्रेरित करने वाला, मतलब आग बढ़ाने वाला गैस कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। जब तक कोई भी पदार्थ, जब तक उस पदार्थ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वह पदार्थ कभी भी नहीं जल सकता है, क्योंकि दुनिया के सारे पदार्थ जो होते हैं ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलते हैं। ठीक है, अब दो और की पॉइंट्स बच गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। टन टन टन। इस स्लाइड में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखिए कैसे, जैसे ऑक्सीकरण और अवकरण था, सेम वैसे ही उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है एक्सोथर्मिक को, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है इंडोथर्मिक को। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो उष्मा मतलब होता है हीट, हीट मतलब तापमान, और क्षिप मतलब अवक्षेप के रूप में। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो या उष्मा बाहर निकले, उसको कहा जाता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसमें जो है उष्मा क्षेपी जब होगा तो उष्मा अवक्षेप के रूप में निकलेगा, इसका मतलब रिएक्टेंट की रिजल्ट के रूप में, दैट मीन्स प्रोडक्ट के रूप में। तो जब हीट एनर्जी प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, तो हीट एनर्जी प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार CH4 क्या होता है? मीथेन गैस होता है। मीथेन गैस जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, इसी को नेचुरल गैस भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हीट एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए हीट एनर्जी जो है रिजल्ट के रूप में है, प्रोडक्ट के रूप में है, यहाँ भी प्रोडक्ट के रूप में है। इसका मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हीट एनर्जी रिजल्ट के रूप में
आया, प्रोडक्ट के रूप में आए, वहां पे क्या कहोगे आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। या ये भी कह सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद उष्मा की प्राप्ति होती है, उसको कहा जाता है कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। समझ में। CH4 के बारे में 2-3 नोट है। CH4 को मीथेन गैस कहा जाता है, इसको बायोगैस भी कहते हैं, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, इसको नेचुरल गैस भी कहा जाता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा मार्स गैस है, तो वहां पे मीथेन दिया होगा, CH4 दिया होगा, इथेन दिया होगा, CH3 CH2 ऐसे करके दिए होंगे। तो जहां पे मार्स गैस कहेगा वहां पे आप किसको टिक करोगे, CH4 को करेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है ना ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत सारी हेल्प करती हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जाम जब नजदीक आता है तो कहते हैं सर गैस दे दीजिए, गैस दे दीजिए। गैस देने का मकसद क्या है, आपको गुमराह करना है। मेनली यदि आप क्लास किए हैं तो क्लास यदि आप कर लेंगे ना तो बस हमारी बातों को सुनेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक और है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ग्लूकोज के अणु का टूटना। अभी हम लोग पिछले में देखे थे ना ऑक्सीकरण और करण अभिक्रिया में, रेडॉक्स रिएक्शन में भी हम लोगों ने देखा था, जिसका रेडॉक्स रिएक्शन का डेली लाइफ में यूज में देखे थे हम लोग। भोजन क्या होता है, हम लोग भोजन खाते हैं, पचता है, कार्बोहाइड्रेट में जाता है, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च में, और स्टार्च के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। वही ग्लूकोज जब है यहाँ पे ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हीट एनर्जी को बाहर निकलता है। तो यहाँ भी हीट एनर्जी निकले, इसका मतलब क्या है, हम लोग सांस लेते हैं। अच्छा ये बताइए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आया कहाँ से, सांस लेते हैं। तो जब सांस लेंगे हम लोग तो क्या होगा, हमारी बॉडी से हम अपनी बॉडी में बाहर से वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेंगे। जब वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेंगे तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट के रूप में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सांस लेना क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि बताइए श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों पूछा जाता है, श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्यों, या व्याख्या करें श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इस बात की व्याख्या करें। तो हम लोग बताएंगे सिंपली, हम जो भी भोजन खाते हैं वो सारे भोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट में पचते हैं, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च में फॉर्मेशन होता है और स्टार्च के बाद ग्लूकोज में जाते हैं, और ग्लूकोज जो है श्वसन क्रिया द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हीट एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। हीट इसी को एनर्जी देखे थे वहां पे, हीट एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है, और इसी वजह से जो है हीट एनर्जी हमें प्राप्त होता है। इसी वजह से श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और श्वसन की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना वो कंफर्म रहता है, निश्चित रहता है, नियत रहता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग ज्यादा वार्म अप कर लेते हैं, ज्यादा रनिंग कर लेते हैं तो हम लोग लंबा लंबा सांसें लेने लगते हैं। तो लंबा सांस लेते हैं तो दो फायदे होते हैं, एक हमारी बॉडी में एनर्जी आता है, और दूसरा हमारी बॉडी जो गर्म हो जाती है वर्क करने के दौरान, तो वो बॉडी भी हमारा उसका टेम्परेचर जो होता है धीरे धीरे शांत हो जाता है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा जो है रिएक्टेंट के रूप में हो। ठीक है, मतलब वहां पे उष्मा को दिया जाए, जब तक उसमें उष्मा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका हिंदी में उष्मा शोषी, उष्मा मतलब हीट, शोषी का मतलब अवशोषित करना, जिसको चूसना कहा जाता है भोजपुरी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का जो है अवशोषण होता है, उसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक से एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और हीट में जलाएंगे तो H2NO का फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट देखे थे ना हम लोग, वियोजन अभिक्रिया जैसा है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट एनर्जी में गर्म किया जाता है तो वो बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। इस वजह से ये दोनों रिएक्शन जो हो गए उष्मा शेषी अभिक्रिया हो जाएंगे। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जिसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा जो है अवक्षेप के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है, उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा जो है उष्मा प्रतिकारक के रूप में, रिएक्टेंट के रूप में, या उष्मा का अवशोषण होता है, उसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहा जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कंबशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई कमेंट है, अगर कोई चीजें समझ में नहीं आए तो वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।